मरे कितने दिन हुए और भी तुम्हारा कोई है? ढेर दिन भा अस्पताल माँ बीमार रहेन और हम ही मरिन गईन। हमार बियाह इलाहाबाद माँ है। और यह कटोरी थाली गिलास कहाँ से लाई हो? अपने घर से लाइन है। बियाह के जाइत लाग है, उन्हीं के घरे ले जाबे। आह, मैंने सोचा यह बेचारी बच्ची जिसके माँ बाप के मरने पर बियाह ने एक बार खोज खबर तक न ली, उसी बियाहे को स्वयं पैतृक संपत्ति लेकर खोजने निकली है। कितने आश्वासन और विश्वास के साथ जा रही है। मैंने फिर पूछा, इलाहाबाद में तुम्हारा बियाह कहाँ रहता है? उसने फिर वही सादा सा उत्तर दिया। वहीं इलाहाबाद में रहते हैं। अब और क्या मैं पूछती, वह तो इलाहाबाद को भी अपने गांव सरीखा समझती थी, जहां इन्हें गिने 10-5 घर होंगे और तुरंत ही नहीं तो घंटे आध घंटे में बियाहे का घर खोज लेगी। मैंने फिर पूछा, इसके पहले भी कभी बियाहे के घर गई थी? उसने आश्चर्य मिश्रित कातरता के साथ मेरी ओर देखा, फिर बोली, चलाओ भाई, बिना बियाह के घर को नहीं जात तो हम कैसन के जाइत। अब इसके आगे प्रश्न करना अत्याचार होता। इस अदम्य और अटल विश्वास पर आघात करने का मुझे साहस न हुआ। गाड़ी उसी तेजी के साथ चली जा रही थी। ठंडी हवा तीर की तरह भीतर आकर शरीर को कंपाने लगी। मैंने अपनी लंबी बाह का ब्लाउज निकाल कर पहना और शाल ओढ़ ली, और उसी समय मेरी दृष्टि उस राम प्यारी पर पड़ी जो कमर तक का छोटा सा कपड़ा पहने खुली बैठी थी, पत्थर की प्रतिमा की तरह, जिसे सर्दी गर्मी सब समान है। मैंने सोचा, क्या इसे सर्दी न लग रही होगी? मेरी बच्ची साथ होती तो उसका कोई कपड़ा इसे पहनने को दे देती। अब इसे दूं भी तो क्या दूं? मेरे शरीर पर ब्लाउज और शाल मुझे काटने से लगे। मैं केवल 2 दिनों के लिए जा रही थी, इसलिए कपड़े भी इन्हें गिने थे। अंत में बहुत सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि बिछाने की चादर के बिना मेरा काम चल सकता है, और उसे निकालकर मैंने उस बच्ची को अच्छी तरह से उड़ा दिया। वह कुछ बोली नहीं, विस्मय के साथ मेरी ओर देखती भर रही। शाम बढ़ चुकी थी, कुछ भूख सी मालूम होने लगी। अब खाना भी हम दोनों ने एक साथ खाया। मैंने एक अपूर्व संतोष का अनुभव किया, ऐसा संतोष जिसमें एक आभार छिपा था। इस लड़की ने मेरे मातृत्व को क्रियाशील होने का अवसर दिया। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए लेट जाने की आदत है, और मैं लेट गई, कुछ उनींदी सी। इतने में गाड़ी फिर रुकी। यह मानिकपुर था। चित्रकूट दर्शन करके लौटने वाली स्त्रियों का एक झुंड एक साथ ही डब्बे में भर गया। मैंने पैर समेटकर 2 स्त्रियों को बैठने की जगह पैताने कर दी, पर उठी नहीं, लेटी रही। पहले तो वे आपस में ही बातचीत करती रहीं, फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और पूछताछ शुरू हो गई। मेरे पास बैठने वाली ने मुझसे पूछा, क्यों बहन जी, यह बच्ची आपके साथ जा रही है? और मैं नहीं कह के फिर सो गई। अब सीधे उसी से प्रश्न होने लगे। क्या पूछा गया मैं सब तो नहीं सुन सकी, पर राम प्यारी को यह कहते सुना, इलाहाबाद अपने बियाह के पास जाइत लाग है। और फिर उन स्त्रियों की हंसी सुनी। मुझे फिर नींद आ चली थी, मैं सो गई। थोड़ी देर बाद बहुत शोरगुल सुनकर मैं उठ बैठी। देखा तो सामने ही पटिये पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इलाहाबाद जंक्शन। सजग होकर मैंने उस कोने को देखा जहां राम प्यारी बैठी थी, पर वह वहां नहीं थी। मेरी चादर समेटकर मेरे पैताने रखकर राम प्यारी अपने बियाहे को ढूंढने चली गई। सामने प्लेटफार्म पर जहां चित्रकूट के दर्शन का पुण्य लाभ करके लौटने वाली स्त्रियों का समूह खड़ा था, जिनसे बिना टिकट के यात्रा करने के कारण टिकट जांचने वाली महिला डबल किराए के लिए उलझ रही थी। मैंने देखा राम प्यारी कटोरी, गिलास और थाली को आरती की मुद्रा में पकड़े खड़ी है।
उन स्त्रियों के साथ वह भी रोक ली गई थी। उन स्त्रियों के यह कहने पर कि वह लड़की उनके साथ नहीं है, टिकट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से पूछा, छोकरी तू कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है? और राम प्यारी का उत्तर था, करते आइत लाग है, अपने बियाह के घर जाब। और वह आगे बढ़ गई। मैं देखती रह गई। जंक्शन का कोलाहल उसी प्रकार हो रहा था, पर मेरे कानों में राम प्यारी का स्वर बियाह के घर गूंज रहा था। क्या वह राम प्यारी का ही स्वर था? वह छोटी सी बच्ची क्या जाने बियाहे को? ऐसा लगा कि युग युग से कोई अज्ञात वाणी, जिसे सीता और सावित्री कहती हैं, उस बच्ची के कंठ से प्रतिध्वनित हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजमगढ़ के कवि सम्मेलन से न बंधी होती तो राम प्यारी के पीछे पीछे जाती, देखती वह अपने ब्याह को कैसे खोजती है। आह, यह अन्वेषण कितना सुंदर होता। पर अब तो रह रहकर एक ही प्रश्न उठ रहा था, जो अभी भी अनुत्तरित ही है। उसका ब्याह उसे मिला भी या नहीं? लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में नीम के पेड़ पर लिखी उनकी कविता मर्यादा पत्रिका में छपी। जब 9वीं कक्षा में थीं, तभी इनका विवाह हो गया, इसलिए पढ़ाई बीच में ही छूट गई। सुभद्रा जी का रुझान प्रेरणात्मक कविताएं और गद्य लेखन में रहा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मुकुल कविता संग्रह, बिखरे मोती कहानी संग्रह, सीधे साधे चित्र संस्मरण और त्रिधारा, राखी की चुनौती, यह कदम्ब का पेड़, झांसी की रानी की समाधि पर, खूब लड़ी मर्दानी आदि इनकी चर्चित कविताएं हैं।